जब दुनिया सेफ हेवन के नाम पर गोल्ड खरीद रही थी, चाइना में वही गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए जहर बन गया। 1 ट्रिलियन युआन इकोनॉमी के बीच एक गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रात भर में ढह गया, जहां पर 30,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ सेविंग हवा हो गई। सवाल ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म क्यों गिरा, सवाल ये है कि क्या चाइना की जो गोल्ड बूम है वो एक बेनिफिशियल टाइम बम थी जो अब पूरी तरह से फट चुकी है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर और इसी स्कैंडल पर, और जहां चमकता हुआ सोना एक पूरी तरह से अंधेरे जैसी जो रात होती है उसको और अंधेरे राज को एक्सपोज करता हुआ नजर आता है। नमस्कार, मैं अंबर जैदी आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ मौजूद हैं आज के खास मेहमान उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना की जो गोल्ड फ्रेंजी है अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अब सिर्फ शाइन नहीं बल्कि एक स्कैंडल भी बन गई है। एक मेजर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम JWR के नाम से जानते हैं वो कोलैप्स हो गया, और 30,000 से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जिनको ये कहा जा रहा है कि 10 बिलियन युआन, जो कि US डॉलर में बनता है 1.4 बिलियन, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। और हंड्रेड्स ऑफ एंग्री इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेंजन में कंपनी के ऑफिसेस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोलैप्स जो है वो सिर्फ जो है वो फिनटेक फेलियर नहीं है, बल्कि ये जो फाइनेंशियल ओवरसाइट और रेगुलेटरी क्रैक्स का जो कैटास्ट्रोफिक एक्सपोज यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, जहां पर अनलाइसेंस जो प्लेटफॉर्म्स है उनके जो रेगुलेटरी ग्रे जोन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किस तरह से किया है, और किस तरह से जो सिस्टम है वो फाउंडेशन पर उसके सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म ने अपने आप को टेक जो है इंटरमीडिएटरीज बताया, और साथ ही साथ लाइसेंस नहीं लिया, और कस्टमर्स का जो फंड है उसको प्रॉपर रिजर्व बिना किए और ना ही उसको होल्ड किया, जिसकी वजह से जो सडन हमने देखा है रिडेम्पशन रश है, और उसने लिक्विडिटी जो क्रंच क्रिएट किया, और ये सारा क्राइसिस हमें नजर आता है। लेकिन जो बात है यहाँ पर वो ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने गोल्ड प्राइस रैली को लेवरेज किया, और जब गोल्ड प्राइसेस ने नए हाइट्स बनाए तब सबने एक साथ विड्रॉल ट्राई किया, और प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से रिजर्व बफर के बिना फेल हो गया। इस इंसिडेंट ने सिर्फ इन्वेस्टर्स के फंड को लूज नहीं किया, बल्कि जो हाई इस बात को हाईलाइट किया कि चाइना का जो फाइनेंशियल रेगुलेशन आर्किटेक्चर है वो कितना वल्नरेबल है, और ग्लोबल स्पॉटलाइट में ये पूरा मामला आता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना में किस तरह से जो इन्वेस्टर्स का फंड है और जो ये पूरा सिस्टम है किस तरह से अनरेगुलेटेड है। भारत की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पूरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं और सारी चीजें मॉनिटर होती हैं और रेगुलेट होती हैं। तो इसी पर आज की चर्चा आगे बढ़ाते हुए जी, उम्मीद है सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जो चाइना का जो गोल्ड फीवर और ये सारा सरप्राइजिंग जो सर्जिंग कमोडिटी प्राइसेस ने जो रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट है उसके साथ साथ एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जो सिस्टम को क्रैश तक ले गया। देखिए अमर जी, जो चाइना के अंदर शिवबई गोल्ड मार्केट है, वहां की जो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है शेंजन, वहां पर कम से कम 30,000 इन्वेस्टर नहीं, 100,000 इन्वेस्टर्स, 1 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा स्वाहा हो गया है। और अब तकरीबन जैसे आपने बताया है 10 बिलियन युआन और 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो अभी एस्टिमेटेड है। अभी तक इसके ऊपर जांच होने वाली है, और इसके ऊपर वहां पर अब वहां की जो जांच एजेंसीज है वो सतर्क में आ चुकी है। उन्होंने बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, देख रहे हैं कि जो पैसा है वो डाइवर्ट ना कर सके और क्या सेटलमेंट कर सकते हैं डिपॉजिटर से, उसके ऊपर बातचीत चालू हो गई है। लोग जो है कल जो शेंजन के पास जो जो वो प्लेटफॉर्म है JWR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके ऑफिस के सामने खड़े हो गए थे। बहुत कम से कम 3 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें 2 क्रिटिकल थे। लोग मतलब बिल्डिंग से कूद रहे हैं। लोगों ने अपनी जो जीवन भर की सेविंग्स है वो उसके अंदर लगा दी थी, और जिसके कारण उनका पैसा आज वो एक्सेसिबल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दुखद की बात है कि चाइना जो अफेक्टेड इन्वेस्टर्स है उनके सोशल मीडिया अकाउंट को मॉनिटर कर रहा है। अगर कोई हेल्प की बात करता है तो उसकी सारी फरियाद जो भी है मिटा देता है। इनफैक्ट JWR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑफिस के बाहर
उन्होंने एक तरह से रैपिड स्वाट फोर्स लगा के रखी है, जिसमें जो भी उधर के लीडर्स है उनको डिटेन किया जा रहा है, क्राउड को डिस्पर्स किया जा रहा है और चाइना के अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल बना के रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चाइना जो है उथल पुथल की तरफ जा रहा है। अभी हमने बीजिंग में देखा है कि कैसे ज़ांग यूजियांग को हटा दिया गया है और वहां पर शी जिनपिंग खुद एक बंकर में जाके छुप बैठा है। और बात तो यहां तक आ रही है अंबर जी कि बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ आर्मी है वो इससे नाखुश है, क्योंकि जैंग का जो इन्फ्लुएंस है सीएमसी पे बहुत गहरा है और पीएलए जो है वो जी के अगेंस्ट हो चुकी है। अभी वो कुछ बोल नहीं रही है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो जी के खिलाफ तख्ता पलट हो सकता है। इसके लिए बीजिंग के अंदर उन्होंने टैंक्स तक बुला रखे हैं। अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक तरह से नया कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना के अंदर, और JWR जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अच्छा उमेश जी, मैं आपसे एक और ये इस पर मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि JWR जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने खुद को एक इंटरमीडिएटरीज बना बताया और जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स और कैपिटल जो एडिक्वेसी रूल्स थे उससे बच निकले। तो जो और ये जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो रेगुलेटर्स जो है इस लूप को क्यों नहीं पकड़ पाए, क्या कैसे ये पूरा सब कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अगर कमोडिटी में डील करना है इंडिया में तो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लेने पड़ते हैं। आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स का जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, सेबी के परव्यू में आ जाते हो। और आप जो है आपको बैंकिंग के लिए एडिक्वेट कैपिटल रखने की जरूरत है। पर इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने ये जैसे आपने बताया था ये टेक इंटरमीडियरी थे और ये अनलाइसेंस प्लेटफॉर्म्स थे। इन्होंने अपने आप को ये बताया कि हम एजेंट है मेजर चाइना के बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके हम एजेंट्स हैं। और उसमें ये क्या कर रहे थे, ये कस्टमर से फंड्स ले रहे थे बिना बैंकिंग के एक्सेस के लिए। और जो आप ये भी देखिए कि जो कमोडिटी डीलर होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कुछ लिया भी नहीं। और ये एक और एक चीज क्या कर रहे थे अपनी इन्होंने नए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, जिसमें वो शॉर्ट सेलिंग एक तरह से अलाउ कर रहे थे। तो ये एक तरह से ब्रीच ऑफ जैसे आपने बताया फाइनेंशियल ओवरसाइट वो हो चुका था। इतने सारे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये लोग इतने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये आप देखिए अमरजीत, दिस इज अ रियली अ प्रॉब्लम, बिकॉज इससे क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स हिट होते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शैटर होता है, ट्रस्ट होती है, बुनियाद होती है कैपिटल मार्केट्स की। अब जब ट्रस्ट खत्म होता है तो ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। एक तरह से चाइना का जो प्रिकेरियस फ्रेजाइल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें एक तरह से आग जैसा भी लगा सकता है, जो चाइना की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। और चाइना से एक और एक चीज बता देता हूं, 2020 में 4% उनके जो रिजर्व्स है वो फेक पाए गए, मतलब 83 टन ऑफ गोल्ड बोल रहे थे फेक है। और अगर आप गूगल भी करोगे, जितने भी फेक गोल्ड होते हैं वो टंगस्टन जैसा मेटल रहता है, वो लुक्स वैसा है, वैसा ये लोग बेच रहे हैं। और भारत के मार्केट में भी जो लोग अभी गोल्ड ले रहे हैं, they should be very careful, either they are buying gold or tungsten fake gold, we do not know, क्योंकि बहुत सारे अनस्क्रूपलेस बायर्स भी है और अनस्क्रूपलेस सेलर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताता है कि चाइना के अंदर जो गोल्ड मार्केट है अनरेगुलेटेड मतलब फाइनेंशियल जो ओवरसाइट है वो था नहीं, और इसके कारण वहां पर 100,000 इन्वेस्टर्स 1 लाख इन्वेस्टर्स के पैसे स्वाहा हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है चाइना के अंदर आगे जाके, वहां पर जो गोल्ड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उससे आप ये देखेंगे, ये तो स्टार्ट है, और भी फाइनेंशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके अंदर भी डिफॉल्ट्स चालू हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्वेस्टर्स बेचने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि जैसे प्राइस राइज हुआ 5,500 आउंस तक पहुंच गया था गोल्ड, आप सोचिए
एक दो जनवरी 1 2025 को गोल्ड का प्राइस था 2654 आउंस, अब वो बढ़ के हम्म 5,500 आउंस हो गया। तो लोगों ने हम्म बेचना चालू किया तो उन्होंने देखा कि वो अपने फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते, फ्रीज हो गया और सडनली हम्म एक तरह से टोटल क्लैम्पडाउन लग गया था। और हम्म सबसे बड़ी बात है कि चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर ये बातें फैलने लग गई और जिसके कारण ओवर रिडेम्पशन आ गया और ये जो JWR प्लेटफॉर्म है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं करता था और इसका एक और एक चीज था, हम्म अंदर ना कुछ गोलमाल कर रहा था। अंबर जी, हम्म सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेटलमेंट कितने में कर रहा है लोगों से मालूम है? वो बोल रहा है हम्म 20 टका पे आप सेटलमेंट कर लो। अगर आप समझ लीजिए 100 रुपया दिया तो 20 रुपया लेके आप चलते बनो और उसके बाद आपको अग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो, फ्यूचर में क्लेम नहीं करोगे, कोई लीगल केस नहीं कर सकते हो। जी। ये एक तरह अच्छा। से के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है। जी। अच्छा, यहीं से मैं आपसे एक सवाल यही पूछना चाह रही थी उमेश जी कि क्या ये जो इंसिडेंट है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कोलैप्स नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो चाइना का ब्रॉडर शेडो बैंकिंग और जो अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का जो सिस्टमैटिक फेलियर दिखाता है कि कैसे वहां पर एक अल्टरनेटिव इकोसिस्टम चल रहा है और ये सारी चीजें शेडो बैंकिंग वगैरह। देखिए, चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है वो खुद ही एक पॉन्जी स्कीम है। आप सोचिए, चाइना की जो इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन की है। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स जिन्होंने रियल स्टेट के लिए लोन लिया, इट इज अप्रोक्सीमेटली $13 ट्रिलियन, 13 ट्रिलियन। आप सोच लीजिए, ये उनके ऑफिशियल बैंक का डेप्ट नहीं है, ये उनके अनरेगुलेटेड एनबीएफसी जैसे रहता है ना, वैसे ये उन्होंने बना के रखा है, वैसा डेप्ट है। और ये भी सिक्योर्ड और गारंटीड नहीं है। उसमें अगर देखा जाए, वो 13 ट्रिलियन में देखा जाए तो ये 1.4 बिलियन बहुत छोटा सा अमाउंट है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट को जो सिस्टम को बचाने के लिए एक ट्रस्ट चाहिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने की चाहिए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की चाहिए, वो एक तरह से शेक हो चुका है। और आगे भी अगर और प्लेटफॉर्म अगर इसको कंटेन नहीं किया गया और प्लेटफॉर्म भी अगर डिफॉल्ट करते हैं, ये एक फाइनेंशियल कंटेजन बन सकता है और चाइना का इकोनॉमिक शॉक कोलैप्स भी एक तरह से स्टार्ट ऑफ द शॉक कोलैप्स ऑफ चाइना, ये भी हो सकता है। देखिए, आज आपने देखा भी है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं हिस्टोरिकली एक एक दिन में 8 से 9% करेक्ट हुए हैं। सिल्वर 14% आज करेक्ट हुआ है। तो ये बताता है कि फिनेंशियल सेक्टर में हाइपर वॉलेटिलिटी चल रही है। जिस हिसाब से ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और जनरली क्या होता है, फ्राइडे को ही ये सारे उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि फ्राइडे में जो भी काम होता है, ट्रम्प जो भी जो डिक्लेरेशन करते हैं वो फ्राइडे को करते हैं। मार्केट को इसको समझने, रिएक्ट करने में टाइम लगता है और मंडे तक वो खबर एक तरह से उसके ऊपर रिएक्शन टाइम नहीं आता है। तो ये मेरा मानना है कि आज की रात एक तरह से जो गोल्ड की जो प्राइसेस है वो बहुत शायद गिर भी सकते हैं। और ये भी देखिए कि जब भी एक एसेट क्लास में बहुत ज्यादा शॉर्ट स्पेन में राइज होता है तो उसके अंदर फॉल भी इमिनेंट है। ये नई बात नहीं है, ये 2011 में भी मैंने देखा था। सिल्वर जो है उस समय 49 आउंस चले गया था 2011 में, और उसके बाद वो 13-14 आउंस तक आ चुका था। मतलब आप सोचिए 70 से 72% वैल्यू उसने खो दी थी। उस समय जो गोल्ड था 1920 गया था और नीचे में नीचे 1200 आउंस तक भी आया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। 2026 में भी आप जी। देखिए कि कैसे जो सिल्वर है 30 से 105 तक पहुंचा है, 110 तक पहुंचा है, 3.5 टाइम्स बढ़ा है। तो उसमें भी एक करेक्शन लाजमी है। और हम्म सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछले साल तक सबको बोलता था कि गोल्ड लेने के लिए, पर मैं अब बोलता हूं कि थोड़ा बच के रहो। आगे क्या सीजन, आगे कैसा रहेगा हमें भी नहीं मालूम। फेड की जो पॉलिसीज है वो ओवरनाइट चेंज भी हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी उन्होंने नए फेड चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। और ताजा रिपोर्ट ये भी आ रही है जी। कि रशिया जो है अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचना चालू कर चुके हैं। और जब देखिए सेंट्रल बैंक्स ने भी एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इस राइज के कारण। चाइना जो, अब हम्म मैं चाइना के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है उसके ऊपर आ जाता हूं। चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते जाएंगे, वहां के लोगों के पास काम नहीं है, एक और एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। देखिए एक्सपोर्ट में उन्होंने $1.2 ट्रिलियन का सरप्लस जनरेट किया है,
वो कैसे किया? चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उनको कैपिटल सब्सिडी मिलता है कि आप जो है अपना दाम बिलो कॉस्ट बेचो, हम आपको जो आपने बिलो कॉस्ट बेचा है उसकी हम आपको भरपाई कर देंगे, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस हम जनरेट कर सके। इंटरनली क्या हो रहा है वहां पे चाइना में? वेंडर्स को पैसे नहीं मिल रहे, वर्कर्स को सैलरीज नहीं मिल रही, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चाइना में चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग कोलैप्स, जो हर साल हम देख रहे हैं कम से कम 300 बैंक चाइना के अंदर एक तरह से बंद हो रहे हैं, या तो उनको मर्ज किया जा रहा है स्ट्रॉन्गर बैंक्स के साथ, ये बोल के हो रहा है। तो ये अच्छा उमेश जी, मैं आपको और भी बात चाइना को लेकर एक बात समझना चाहती हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको वार्निंग दी गई, उसके बावजूद भी जो है वो जो गोल्ड रैली चेज है वो करते गए, इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब क्या गैप्स आपको नजर आते हैं कि वार्निंग के बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स थे वो उसको चेज करते रहे? देखिए, वार्निंग देने से अच्छा था कि इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने क्यों दिया गया? वाई वे दे अलाउड टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक? ये होना ही नहीं, होने देना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये है, आप एक तरह से वार्निंग दे रहे हो, एक तरह से अलाउ कर रहे हो, तो ये बताता है कि चाइना के अंदर सिस्टमिक करप्शन कितना है। देखिए, भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, फिर बाद में यहाँ पे एनसीडीएक्स और एमसीएक्स जैसी अथॉरिटीज है, फिनांस मिनिस्ट्री है, सब लोग रेगुलेट किया हुआ है, सबके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज होने पड़ते हैं, आपको जो सफिशिएंट कैपिटल होना पड़ता है, ब्रोकर के लिए अलग से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है, और जितना भी काम है सोफिस्टिकेटेड है और डिलीवरी सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट है। वैसा चाइना के अंदर जो सिस्टम्स है दे आर क्रम्बलिंग, दे आर फेलिंग, और एक तरह से आर्टिफिशियल जो वो प्लेटफॉर्म्स, ये जैसे प्लेटफॉर्म्स है टेक प्लेटफॉर्म्स, उनको रेगुलेट किए बिना उन्होंने 1 लाख जो इन्वेस्टर्स है उनके पैसे धूमिल हो चुके हैं। देखिए, भारत की सरकार ने कुछ दिन पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद किया था। आपको समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार देश के जो नागरिक है उनके हित में उन्होंने ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद किया, क्योंकि पीपल वर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे जो लोग थे वो लोअर तबके के लोग थे, मतलब जो काम कर रहे थे और वो रात को वो खेलते रहते थे, जिसके कारण बहुत बड़ा जो देश का पैसा है विदेश में भी जा रहा था। तो एक तरह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो सरकार को बंद करना पड़ा है। वैसे ही चाइनीज सरकार ने बंद नहीं किया। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द मोदी सरकार एंड शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है एक तरह से सारे फ्रॉड्स को वो प्रमोट करते हैं और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के बताते हैं, दैट इज डेट बेस्ड ग्रोथ। भारत सरकार अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम करने की कोशिश कर रही है, वो फिस्कल मैनेजमेंट की बात कर रही है, फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रही है। ये जो अप्रोच है दोनों कंट्रीज के अंदर, वो देखने वाली बात है। मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर। अच्छा उमेश जी, एक बात और मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या अब चाइना में जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो वापस आ पाएगा, या फिर ये जो कोलैप्स है वो लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म मिस्ट्रेस है उसका रीजन या उसकी वजह बन जाएगा? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ टेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अब आप चाइना के अंदर ये जो न्यू एज जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको एक तरह से प्रॉब्लम होने वाली है, और बाकी जो प्लेटफॉर्म है सब पर एक तरह से रिडेम्पशन डिमांड आने वाला है, जिसके कारण बहुत सारे प्लेटफॉर्म फेलियर हो सकते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है, जितने भी डीलर्स है, सबकी रेप्यूटेशन पे प्रॉब्लम हो सकता है, और जो चाइनीज इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में पार्टिसिपेट करना बंद कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली अभी फिजिकल गोल्ड बाई करेंगे, डिजिटल गोल्ड बाई नहीं करेंगे। इसमें आपको बताया गया कि आपके पास डिजिटल गोल्ड है, आप हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके रिडीम कर सकते हो। अब वो विश्वास नहीं रहेगा, घर पे गोल्ड होल्ड करके रखेंगे। और एक और एक चीज है, वहां पर एक तरह से ये होगा कि लोग खर्चा करके बता देंगे और इनवेरिएबली गोल्ड लेने वाले हैं। ये काम होने वाला है, एक तरह से होर्डिंग ऑफ गोल्ड चालू हो जाएगी इन चाइना। जो इंडिया में अच्छा होती है वो चाइना जो है भारत से कॉपी करने वाले हैं, और भारत उनको भी समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ गोल्ड हमारे पास रहने की जरूरी है। दिस विल ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर आकर्षण है चाइना में लौटता हुआ नजर आएगा।
अच्छा उमेश जी, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो चाइना की जो रेगुलेटरी बॉडी आर्किटेक्चर जो गोल्ड एक्सचेंज इसको सुपरवाइज करता है या करती है, क्या वो जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की होती है उसके साथ अलाइन नहीं है या आउटडेटेड है? क्या वजह है जो इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है? हमारे यहाँ इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं अलग अलग लेवल पर जो चीजों को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती हैं। देखिए चाइना के अंदर एक तरह से वहां पर जो लोगों को ग्रोथ दिखानी है, वहां पर अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज को प्रमोट करती है सीसीपी। सीसीपी खुद एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है, आपको ये बता देता हूं। आज सीसीपी के वहां पर जो डिफेंस परचेजेस होते हैं, वहां की मिसाइल्स के अंदर जो फ्यूल होता है उसमें भी अडल्ट्रेशन करते हैं। एक चीज बताता हूं कि वहां की जो मिसाइल्स है वो टारगेट से 4.8 किलोमीटर दूर हिट करती है, जबकि हमारी जो ब्रह्मोस है वो एक खिड़की में से जाके उन्होंने नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दिस इज अ डिफरेंस। भारत के अंदर हर चीज मतलब तोल मोल और उसको रेगुलेटरी चेक्स के साथ होती है हर जगह, भले आप डिफेंस में देख लीजिए या फिनेंस में देख लीजिए, रेगुलेटरी ओवरसाइट है, फिनेंशियल ओवरसाइट है। हाँ, डिसीजन स्लो जरूर होते हैं बट कंट्रोल रहता है, लॉस नहीं होता है, और एक तरह से सब चीज स्ट्रक्चर्ड और प्रोटोकॉल्स के अनुसार फॉलो होती है। चाइना में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अब बनेगा। आफ्टर 1 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी वाज ट्राइंग टू जंप फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो है वहां के आई विटनेस ने बोला है। ये वैसी सिचुएशन है, आप सोच लीजिए। और उधर ये एक बहुत बड़ी एक तरह से त्रासदी है मेरे ख्याल से, और चाइनीज सरकार जो है पूरी एक तरह से इसके ऊपर जिम्मेदार है। अच्छा उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे, ये अंतिम प्रश्न है मेरा, कि क्या इस कोलैप्स की वजह से या इसका ये कहें कि एक डोमिनो इफेक्ट चाइना की जो लेजिटिमेट प्रेशियस मेटल मार्केट है उस पर भी हो सकता है, या फिर हम कहें कि उसके ऊपर कोई ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा? देखिए चाइना के ऊपर तो मैं कोई भी डेटा पे भरोसा नहीं करता। सबसे पहले जो डेटा निकालते हैं दे आर ऑल फेक। सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है, जबकि ग्लोबली लोगों ने एस्टिमेट किया बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने वेरियस पैरामीटर्स यूज किए जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड अदर थिंग्स। उसके हिसाब से 30% से 40% इन्फ्लेटेड है। सेकेंड, आप ये देखिए 2020 में 4% उनका जो रिसर्च था, 83 टन ऑफ गोल्ड वे फाउंड फेक। उसके अंदर टंगस्टन था। सोचिए इतनी बड़ी लेवल, 83 टन, 83,000 किलोस उन्होंने, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बताया था, जो एक्चुअली टंगस्टन निकला। तो ये तो वहां पर जो बड़े ऑफिशियल्स के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए चाइना के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो एक्यूरेट काम करता है। एवरीथिंग उनको एक ही है कि डेटा जनरेट करो, ग्रोथ का फिगर्स बताओ, जीडीपी ग्रोथ बताओ। वहां पर लोगों को जो गवर्नर्स है, जो वहां के प्रोविंसेस को, उनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा डेटा जनरेट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ का। इसके लिए उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने सिटीज बनाई, टाउन्स बनाया, और वहां पे गोस्ट सिटीज बन चुकी है। चाइना में 51 गोस्ट सिटीज है, और एक गोस्ट सिटी में कम से कम $100 बिलियन उन्होंने खर्चा किया है। तो ये जो बोलते हैं कि डेब्ट ड्रिवन ग्रोथ, स्पेक्यूलेशन ग्रोथ है, उसका एक नतीजा है कि चाइनीज इकोनॉमी में अब रेगुलेटरी जो चेक्स है वो बहुत डिले के बाद लेके आ रही है वहां भी गवर्नमेंट, जिसके कारण एक सिस्टमिक फाइनेंशियल कोलैप्स के थ्रू बढ़ रहा है। वहां का जो सब प्राइम क्राइसिस है, बैंकिंग क्राइसिस है, वो आगे जाके एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को भी शॉक कर सकता है। 2008 में जो अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस था वो $3.2 ट्रिलियन का था। ठीक है, चाइना का ये जो क्राइसिस है कितने ट्रिलियन का है मुझे नहीं मालूम, पर 3.2 ट्रिलियन से कम 5 से 6 गुना बढ़ा है। ये मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।